हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं अपने फार्माकोलॉजी के लास्ट टॉपिक की, क्योंकि इसके बाद फार्माकोलॉजी में हमारी ड्रग्स हैं वो ड्रग्स हम पढ़ेंगे, लेकिन ये थ्योरेटिकल जो कि हमारा दे रखा है सिलेबस में उसके हिसाब से लास्ट है, फिर हम ड्रग्स पढ़ेंगे। तो ये लास्ट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इससे जो PYQ आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या आया था, और वो सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बायो अवेलेबिलिटी के कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ये आखिर होता क्या है। सो बायो अवेलेबिलिटी द फ्रैक्शन यानी पोर्शन ऑफ एन ड्रग, ठीक है, जो एडमिनिस्टर की गई है, दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड इन अनचेंज फॉर्म। क्या मतलब है इसका कि हमने मान लीजिए 100 mg की दवाई ली है और उसमें से 80% ब्लड में दवाई पहुंची है, उसका ये मतलब है एक्टिव फॉर्म में पहुंची है, ठीक है, जो काम करेगी। तो उसका क्या मतलब है कि 20% जो दवाई थी वो ख़राब हो गई थी, तो हम ये डोज इसी हिसाब से सेट करते हैं कि 100 mg में से 80 mg ही बॉडी में यूटिलाइज होगी, काम की है, बाकी 20% नहीं है, ठीक है, वो लूज़ कर जाती है, वो लॉस हो जाता है उसका। तो वो बायो अवेलेबिलिटी ही वो फ्रैक्शन है जो कि ब्लड में पहुंचती है एक्टिव फॉर्म में। तो इसका सिंपल वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं कि कितनी, जो हमने जितनी दी थी टोटल, उसमें से कितनी ब्लड में पहुंची है। तो इस चीज़ का मतलब ही बायो अवेलेबिलिटी है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, जिसमें AUC होता है एरिया अंडर कर्व, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब जो बताता है। IV की ये वाली बात इम्पॉर्टेंट है कि जो IV रूट से दवाइयाँ दी जाती हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100%। अब मैं आपको फिर से एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बताया था कि वो फ्रैक्शन या वो पोर्शन दवाई का जो कि ब्लड में पहुंचता है, सही बात है। गौर करने वाली बात ये है, मैं यहाँ भी अंडरलाइन कर देती हूँ, जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है। तो IV में क्या होता है, जो भी हम दवाई डालते हैं, दवाई इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, वो क्या ब्लड में नहीं जाती? तो हाँ, वो ब्लड में जाती है। तो इससे पता चलता है कि वो डायरेक्ट ब्लड में एंटर कर रही है। इस वजह से IV यानी इंट्रावेनस रूट का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% होती है। समझ आ गया ना कि क्यों होती है? AUC का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी, अच्छा पहले एक चीज़ और देख लो, टाइप्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, कितने टाइप्स इसके होते हैं, फिर इसके बाद हम ग्राफ ही पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी कितने टाइप्स की होती हैं? एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है बच्चों? कंपेयर विद IV रूट्स, यानी हमें पता है IV रूट क्या है 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करता है। तो उसके कंपैरिजन में हम किसको करते हैं? IV को, IM को, ठीक है, और ओरल रूट को, ठीक है, रेक्टल रूट को। तो ये सारे क्या होते हैं इसके कंपैरिजन में, जब हम IV रूट के कंपैरिजन में बायो अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी कंपेयर विद IV रूट, ठीक है, जो कि 100% होता है। अब रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। रिलेटिव का क्या है? मान लो कि आपकी एक दवाई है जो कि 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, एक टैबलेट है उसकी और एक सिरप है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूँ तो क्योंकि मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ, आई एम अ आयरन डेफिशिएंट गर्ल, सो मैं आयरन की टैबलेट्स भी खा सकती हूँ और आयरन सिरप भी ले सकती हूँ। तो उन दोनों का अगर मैं रिलेट करूँ कि
कौन से किसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो इस कंपैरिजन को हम कहेंगे रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये दोनों आपस में ही आयरन आयरन कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्मुलेशन से, तो ये होता है रिलेटिव। और अगर हम IV रूट से कंपेयर करते हैं किसी और का, तो वो होता है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, चलो अब आते हैं हम बायो अवेलेबिलिटी के ग्राफ पे। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि सर्कुलेशन में एक्टिव फॉर्म में जो पहुंचता है वो फ्रैक्शन बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। एक्स एक्सिस पे इन्होंने दिया है टाइम, वाई एक्सिस पे इन्होंने दिया है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, यानी जो दवाई की कंसंट्रेशन है वो क्या है, ठीक है, प्लाज्मा में, यानी ब्लड मान लो, इतना झंझट नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे है ड्रग कंसंट्रेशन, यहाँ पर है टाइम। वक्त के साथ साथ ड्रग की कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज होती है तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे 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 एक मैक्सिमम लेवल पर पहुँच जाएगी जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद वो धीरे 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 कम हो जाएगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये वाला ग्राफ इसी तरह से होगा। तो इसमें AUC क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, जो कि क्या बताता है, ये याद करना इम्पॉर्टेंट है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब बताता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी थी जो कि एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, अब दूसरी बात, लार्जर AUC हायर बायो अवेलेबिलिटी, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। जितना ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा होगा, बायो अवेलेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। स्मॉलर होगा तो बायो अवेलेबिलिटी उसकी कम होगी, सही बात है। बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, AUC, यानी ओरल का अपॉन IV का इंटू 100, इट्स अ फॉर्मूला, बस इसे याद कर लेना। मैं यहाँ पर टिक लगा दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको याद करना है। ठीक है, अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ओरल ऊपर आएगा या IV ऊपर आएगा, है ना, कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो सकता है। तो इंटू 100 ऊपर आता है, ये तो आपको पता ही है, कोई भी फॉर्मूला है, जैसे परसेंटेज का फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिसमें 100 ऊपर ही मल्टीप्लाई करता है। तो क्योंकि ये 0 है, O की तरह दिखता है, तो इसीलिए ओरल ऊपर आएगा, IV नीचे आएगा। मुझे लगता है आप ज़िंदगी भर अब इस चीज़ को नहीं भूलोगे। Cmax क्या है, मैक्सिमम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। Tmax क्या है कि वो कितने टाइम में पहुंची है, 4 घंटे। ठीक है, AUC क्या है, एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पर इन्होंने वही बात बोली है कि IV रूट में 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, एज देयर इज़ नो लॉस ऑफ ड्रग बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि वो डायरेक्ट ही ब्लड स्ट्रीम में पहुँच रहा है, तो फिर लॉस का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, ओरल ऊपर आएगा, कैसे, क्योंकि ये 0 है तो O के मानंद है और O से ओरल ऊपर आ जाएगा। जितना ज़्यादा एरिया कवर होगा उतनी ही ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होती है। चलिए अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो अवेलेबिलिटी क्या है, डिटरमाइन डोज रिक्वायर, कि कितना डोज की ज़रूरत हमें है। ड्रग डिज़ाइन, ठीक है। थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस, यानी जो हमें इफ़ेक्ट चाहिए वो इफ़ेक्ट हमें मिलता है। टॉक्सिसिटी से हम बच जाते हैं और जेनेटिक ड्रग कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अब देखते हैं जिससे PYQ आता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होती हैं। जो नहीं पता होती है दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। इससे क्वेश्चन आया था 2025 वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए इसे हम बहुत अच्छे से एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि जब एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो नेक्स्ट टाइम भी आने की संभावना रहती है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स यानी ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हम देखेंगे। सबसे पहले डोजेज फॉर्म्स, किसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की, फिर कैप्सूल की, और सबसे कम होती है टैबलेट की। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लिक्विड की, फिर कैप्सूल की, और फिर सबसे कम टैबलेट की होती है। पार्टिकल साइज़ की बात करें तो स्मॉलर साइज़, जितना छोटा साइज़ होगा उतना ही अच्छा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि स्मॉल साइज़ तो मोर सरफेस एरिया एंड बेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें, जितना ज़्यादा सॉल्युबल ड्रग होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। ड्रग स्टेबिलिटी की बात करें, डिग्रेडेशन इन स्टोमक एसिड, डिग्रेडेशन इन स्टोमक एसिड रिड्यूस अवेलेबिलिटी। देखो डिग्रेडेशन होता है ना, क्योंकि
जब हमारी ड्रग कांटेक्ट में आती है एसिड के, तो वो वहाँ पर थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिग्रेडेशन उसका हो जाता है, यानी उसके एक्टिव फॉर्म में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से रिड्यूस इट्स बायो अवेलेबिलिटी। समझ आ रहा है? अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की, यानी बॉडी रिलेटेड फैक्टर्स की। एज की बात करें तो एल्डर एंड इन्फेंट्स हैव डिफरेंट मेटाबॉलिज्म रेट्स। जीआई का पीएच अफेक्ट हाउ वेल अ ड्रग डिसॉल्व। ठीक है, पीएच पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारी ड्रग डिसॉल्व होगी। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, फास्टर एम्प्टी तो यूजुअली फास्टर एब्सॉर्प्शन। तो जितना ज़्यादा पेट जल्दी खाली होता है, जितना ज़्यादा जिसका डाइजेशन फास्ट होता है, उतनी ही जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होता है। ब्लड फ्लो, जिसका ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उसका बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर, जिसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लीवर जो है, जब हमारी दवाई है वो लीवर में मेटाबॉलिज्म करने जाती है, तो लीवर उसे थोड़ा सा मेटाबोलाइज कर देता है, उसका जो एक्टिव फॉर्म है वो थोड़ा डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो डिपेंड्स ऑन हाउ इट क्रॉस मेम्ब्रेन। जैसे बात की लिपिड सॉल्युबल है तो इजी उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ओवरऑल ड्रग ब्रेकडाउन इन द बॉडी पर डिपेंड करता है कि उस पर्सन का मेटाबॉलिज्म किस तरह का है। फर्स्ट पास इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, द ड्रग इज़ मेटाबोलाइज इन लीवर बिफोर रीचिंग सर्कुलेशन, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेंगे। रूट्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। इंट्रावेनस 100% है, IM की भी हाई होती है, सबक्यूटेनियस की मॉडरेट होती है, ओरल की लो होती है। बिकॉज अभी बता के आए हैं ना कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से लीवर में जब वो डिग्रेड होता है, इस वजह से आपकी ओरल की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, या फिर वो डिपेंड करता है। ठीक है, दवाइयों के ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन आप लोड लिख दो या वेरिएबल, दोनों बातें सही हैं। सबलिंगुअल की वेरी हाई, ये वाली चीज़ ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। देखो, जो भी हार्ट डिसीज़ होते हैं उसकी जो मेडिसिन होती हैं वो हम सबलिंगुअल लेते हैं। सबलिंगुअल की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कि लीवर को बाईपास करती है, तो उसके एक्शन में देरी नहीं होती है, एकदम एक्शन करता है। हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, और CAD, इन सारी डिसीज़ में जो ड्रग्स ली जाती हैं पेशेंट के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, तो वो बाईपास कर देती हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन वो ब्लड में एकदम आती है और एकदम अपना एक्शन करती है, जैसे कि वैसोडाइलेशन। ठीक है, लाइक इन CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में मान लो किसी का ब्लॉकेज हो जाता है, और जब वो एकदम अपना सबलिंगुअल दवाई लेते हैं तो वो एकदम ब्लड को, वेसल्स को, ब्लड में पहुंचकर एकदम से वेसल्स को डायलेट कर देती है, जिससे हमारा जो पेशेंट है वो इतने टाइम तक उसकी बॉडी मतलब उसकी बॉडी इस तरह से हो जाती है कि वो एटलीस्ट हॉस्पिटल तो जा पाए, और बाकी फिर तो डॉक्टर संभाल लेते हैं। वो एक लाइफ सेविंग है कि आप आपको वो हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम देती है। ठीक है, ओरल की बात कर ली, सबक्यूटेनियस की मॉडरेट होती है, IM की हाई होती है। इसके बाद ग्राफ हमने देख लिया, जिसमें लार्ज AUC है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे बायो इक्विवेलेंस की, ठीक है, जिसको ये पता है मैं इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रही हूँ रात के 1:40 पे, क्योंकि मैं दिन में रिकॉर्ड करती हूँ। आज मैं अभी तक सो नहीं पाई हूँ, और मेरी फ्रेंड मेरे पास थी एक्चुअली, जो मेरे पड़ोस वाले रूम में रहते हैं, वो आज मेरे से बात कर रही थी, तो वक्त का पता ही नहीं चला। फिर मेरी एक और फ्रेंड आई थी मिलने, तो आज तो पूरी शाम ऐसे ही गुजर गई, और मेरा ये छोटा सा पार्ट वीडियो का रह गया। और मुझे इतनी फिक्र रहती है ना कि वीडियो आज अपलोड नहीं हुई है। वैसे तो आज एक वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने, लेकिन ये वीडियो इतनी सी रह गई है। चलो अब इसे रात को ही पूरा कर लेते हैं। तो बायो इक्विवेलेंस क्या होता है? जब दो ड्रग प्रोडक्ट्स, मान लो एक ब्रांड नेम वाली है और एक जेनेरिक है,
आपको पता है ना, एक ब्रांडेड मेडिसिन होती है और एक जेनरिक। इफ़ दे शो द सेम बायो अवेलेबिलिटी एंड द सेम इफेक्ट, तो इसे कहते हैं बायो इक्विवेलेंस, यानी दोनों इक्वल है। जेनेरिक ड्रग इसके बायो इक्विवेलेंस जो होता है, इसे यूज़ क्यों किया जाता है? आप सोचिए कि इक्वलिटी की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, जब एक ब्रांडेड है और एक जेनरिक है। जेनरिक क्योंकि सस्ती है, तो ये इंश्योर करना कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो भी उसी की तरह काम करे जैसे कि हमारी ब्रांडेड करती है। ऐसा नहीं है कि जेनरिक है तो उसमें कोई एक्टिव प्रिंसिपल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इतने अच्छे से वो काम नहीं कर पा रही है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ इट इज़ इवन जेनरिक, उसे काम भी वैसे ही करना चाहिए, उसका एक्टिव प्रिंसिपल भी वैसा ही होना चाहिए और उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी सेम होना चाहिए। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है कि जेनेटिक ड्रग को अप्रूव किया जाएगा या नहीं, तो उसमें देखा जाता है कि इनकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, सेम इफेक्ट दे रहे हैं दोनों, तो वो हो जाएगा कि ये इक्वल है और जेनरिक को अब जो मार्केट में लाया जा सकता है। इट्स ओके, इट्स सेफ, एंश्योरिंग थेरेपेटिक इक्विवेलेंस, यानी थेरेपेटिक इफेक्ट भी वो अच्छा दे रहा है, सेम एज ब्रांडेड। ठीक है, तो ये इसलिए था। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? डोज एडजस्टमेंट बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से ओरल ड्रग थेरेपी के लिए ज़रूरी होता है। ड्रग फेलियर और टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है जब हमें उसकी बायो अवेलेबिलिटी पता होती है। गाइड द सिलेक्शन ऑफ द, अब अगर हमें बहुत जल्दी काम करना है, बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा चाहिए, तो हम आईवी को प्रीफर करेंगे। और अगर ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम है और हमें इतनी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम ओरल दे देंगे, राइट। तो ये सिलेक्शन करता है। और बाकी बायो अवेलेबल ड्रग का आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में गया, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया, फिर उसकी बायो अवेलेबिलिटी आती है जब वो ब्लड में आ जाता है। बच्चों, ये वाला ग्राफ याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि आईवी रूट का और ओरल जो रूट है उसके ग्राफ में क्या चेंज आता है। देखो, ये एग्ज़ाम में आपसे एमसीक्यू में बहुत इजीली पूछ सकता है कि ग्राफ किस टाइप का है, या फिर ग्राफ बना के ही दे दे कि आईवी का बताओ और आई पर ओरल, ठीक है, ओरल वाले का बताओ। तो ये बात याद रखना, आईवी की कंसंट्रेशन हाई से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि 100% है, 100% के बाद 200% तो नहीं होगा ना, उससे कम ही होगा, तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एट द एंड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हम ओरली लेते हैं वो धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे पहुंचेगा और उसके बाद कम होता जाएगा। ठीक है, ये बात मुझे आपको बतानी थी, ये थोड़ा एंड में मुझे याद आया कि ये वाला ग्राफ भी नोट्स में ऐड होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंक्लूजन यही निकला कि आईवी की तो 100% होती है, ओरल में 100 से कम ही रहती है। ठीक है, और सब बात तो हम कर चुके हैं ना प्यारे बच्चों। तो ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड, ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये हो गया, बाकी मैंने आपको सब बता दिया है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।